अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब आजकल जो मौसम है ना वो खुशगवार होता जा रहा है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे मूड भी अच्छे खासे खुशगवार हो रहे हैं। डिपेंड करता है वेदर का आपके मूड के ऊपर क्या असर है। तो मुझे तो है ये वेदर, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ मेरे ख्याल से किसको नहीं पसंद है। अलबत्ता अभी सुबह के वक्त तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस की जा रही होती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, दिन ढलता है, तो खुनकी महसूस करना हम शुरू हो जाते हैं। वो महसूस होना शुरू हो जाती है, फ़ील आना शुरू हो जाती है। अब तो सुबह में भी हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही होती है। खैर ये मौसम तो बदलेगा आने वाले दिनों में, इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे, मौसम की अपडेट्स भी ले लेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा हाइजीन के हवाले से बात कर लेते हैं। कल चूँकि हाथों का आलमी दिन मनाया जा रहा था, सफाई सुथराई के हवाले से कि आपने जो हाथों की सफाई किस तरह करनी है, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल किस तरह रखना है। हमारा दीन इस्लाम भी हमें ये बताता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। निस्फ़ का मतलब आधा, कि हमारा ईमान जो है वो सफाई, उसके अंदर कितनी ज़्यादा सफाई के हवाले से हमें तालीमात और तलकीन मिलती हैं। तो हाथों की सफाई ख़ास तौर पर अगर ना की जाए तो उसके कितने ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लिकेशंस या फिर प्रॉब्लम्स या बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, सिर्फ अगर हमारे हाथ साफ़ ना हो तो इसलिए बोले वही बहुत है। तो ये जनाब आज का पैगाम था कि हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब हमारे सिस्टम के हवाले से। हमारे इदारों के जो सिस्टम है उनके हवाले से कुछ नए कह लें कि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से, ताकि ये जो जदीद तकाज़े हैं, जिद्दत आती जा रही है हमारे माशरे में, उनको मीट किया जा सके। और ख़ास तौर पर जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं ना, कि अब जितना भी पेपर वर्क जो हमें जाके पेपर्स के थ्रू ढूंढने पड़ती थी, रिकॉर्ड्स ढूंढने पड़ते थे, अब वो एक ही क्लिक में हर चीज़ हमें मिल जाएगी, क्योंकि हर इदारा जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो पंजाब हुकूमत ने दफातर में रवायती फ़ाइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और तमाम कागज़ी जो कार्रवाइयाँ हैं अब वो डिजिटल पर शिफ्ट हो रही हैं। तो इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है, हमज़ा खुर्शीद उसमें हमें बता रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। जी मुनीबा, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो ये है कि हुकूमत पंजाब मुकम्मल तरीके से पेपरलेस हो चुकी है। अब जितनी भी हुकूमत पंजाब की कागजी कार्रवाई होगी वो तमाम तर जो है वो डिजिटल होगी। और ई-फॉस जो कि एप्लीकेशन लॉन्च की गई है सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के लिए और हुकूमती नुमाइंदों के लिए, उन पर जो है उस पर जो है काम किया जाएगा। और जो प्रिंटेड फॉर्म है उससे जो अब जान छुटवा ली गई है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये कहानी जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले जब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो जो इनिशियल स्टेप्स थे उनमें सबसे पहले जो स्टेप्स ये लिए गए थे कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसके लिए कुछ किया जाए। उसी जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसी की एक शाख निकली कि तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है उसको जो है वो ऑनलाइन किया जाए, उसके बायस पैसों में बचत होगी, जबकि जो अवामी वसाइल हैं उसमें भी जो है कमी देखने में सामने आएगी। अब तकरीबन 1 साल का वक्त लगा जब ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसमें मसाइल सामने आए, कौन से सिविल सर्वेंट्स इसको देख सकेंगे, उसके कानूनी ज़वाबित जो है वो पूरे किए गए। लेकिन अब जो है बाकायदा हुकूमत पंजाब जो है वो जितनी उसकी कागजी कार्रवाई, हुकूमती कार्रवाई जिसको हम कहते हैं, उसको पेपरलेस कर दिया गया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो चंद दिन पहले जब मेरी बात हुई एडिशनल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जो समीउल्लाह फारूक है उनसे, तो उनका एक कहना था कि तमाम तर जो सेक्रेटेरिएट में हार्ड फाइल जिस वक्त मौजूद हैं वो इकट्ठी कर ली गई हैं और उनको जो है मरहलावार डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जबकि पहले मरहले में जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट में जितने इदारे हैं उनको ऑनलाइन किया गया है और उसके अलावा जितनी भी हुकूमती कार्रवाई है जिसमें हम समरीज़ देखते हैं, इसके अलावा जो हम मुसवदा कानून देखते हैं वो भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब इससे होगा क्या? सवाल ये है, सबसे पहले पैसों की बचत होगी। दूसरी बात, जो आवाम को मसाइल होते थे कि उनको फ़ाइल लेकर जो है वो दफ्तरों में जाना पड़ता था, उससे उनकी जान छूटेगी। और तीसरी बात कि जब पेपर जो है उसका इस्तेमाल कम होगा तो ग्रीन इनिशिएटिव
इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत का वो भी उभर कर आगे आएगा। जबकि समीउल्लाह फारूक का ये कहना था कि ख़ास तौर पे अगर मैं बताता चलूँ तो इससे करोड़ों रुपए की जो है वो बचत होगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो स्टेशनरी की मद में हुकूमत पंजाब बजट देती है मुख्तलिफ दफातर को, वो करोड़ों में होता है, क्योंकि एक फ़ाइल जो है उसको प्रिंट करके जब भिजवाया जाता है तो तकरीबन 10 से 12 मुख्तलिफ दफातर को जो उसके साथ मुंसलिक होते हैं उनको भिजवाया जाता है। फिर वही दफातर उसके ऊपर अपना जवाब प्रिंट करते हैं और उनको जो है वो आगे जो है भेजा जाता है। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसके बाद जो ख़ास तौर पे साइलिन है जो सिविल सेक्रेटेरिएट आते हैं या फिर जो हुकूमती इदारे हैं उनमें आते हैं, तो उनको जो है दर दर भटकना पड़ता है। कभी फ़ाइल उठाकर एक सेक्रेटरी के कमरे में, कभी फ़ाइल उठाकर दूसरे इदारे में, कभी फ़ाइल उठाकर जो है वो किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास। तो अब जब ये मामला सारा डिजिटल हो जाएगा तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो साइलिन जब अपनी शिकायत या फिर अपनी जो फाइल्स लेकर किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो उससे वो फ़ाइल ली जाएगी, उसको ई-फॉस पर अपलोड किया जाएगा और जो मुतल्लका महकमा होगा उसको वो फ़ाइल ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि साइलिन को जब पहला मरहला हो जाता था फिर दूसरे मरहले के लिए दोबारा से ख़वार होना पड़ता था और मुख्तलिफ दफातर में जो है वो जाना पड़ता था। अब होगा कि ये कि वो फ़ाइल जो है वो ऑनलाइन रहेगी, जितने मराहिल होंगे उन मराहिल से गुजरेगी और बाकायदा जो उसकी मॉनिटरिंग है वो यकीनी बनाई जाएगी और किसी भी दफ्तर में जो फ़ाइल जिसको हम कहते थे कि रुक गई, अड़ गई, लेट हो गई, इल्तवा का शिकार होगी, वो तमाम तर जो मामलात हैं वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अगर किसी दफ्तर में जो फ़ाइल है वो लेट होती है तो उसका बाकायदा जो रेड अलर्ट है, जो ई-फॉस का डैशबोर्ड है, वो मुतलका इदारे को भी जाएगा और जो मुतलका सेक्रेटरी है उसको भी जाएगा। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान है उन तक भी वो रेड अलर्ट पहुँचेगा कि ये फ़ाइल फ़लाने मसले की वजह से फ़लाँ जगह पर रुकी हुई है, जिसकी बाकायदा सरदनिश की जाएगी और बाकायदा जो है वो हदायत डैशबोर्ड पर ही पास की जाएंगी। अब इससे होगा ये कि जो साइलिन महीनों जो है वो एक अपने छोटे से काम के लिए, लीगल काम के लिए खपते रहते थे और मुख्तलिफ दफातर का चक्कर लगाते थे, वो अब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उनको जो है बाकायदा जवाब उसी इदारे से मिल जाएगा जिस इदारे में वो अपनी जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। अब जब इसको खुलकर ये चीज़ सामने आई है तो इससे एक तो करोड़ों रुपए की बचत होगी, उसके अलावा जो साइलिन है वो जो है वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, जबकि इसके अलावा जो सरकारी दस्तावेज़ात है वो ई-फॉस पर सेफ़ रहेंगे। इससे पहले जो चीज़ें लीक होती थी वो भी उनके भी मसाइल सामने आते थे, लेकिन अब वो जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मुनीब भाई ये वो एडवांटेजेस थे जो इस प्रोजेक्ट के मैंने आपको बताए हैं। अब आके देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे और जो एडिशनल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं उनके मुताबिक अभी तक के जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। ठीक है जी, हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा और पंजाब हुकूमत के जो इदारे हैं अब वो किस तरह पेपरलेस होने को जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हमज़ा कि आपने इस पर डिटेल में हमें बताया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है ताकि लोगों को रीढ़ की हड्डी की सेहत की अहमियत समझाई जा सके। कमर और गर्दन के दर्द अब सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि नौजवानों और बच्चों में भी बहुत आम हो चुके हैं। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें एक तो गलत पोस्चर आ जाता है हमारा, फिर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स का ज़्यादा इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी शामिल है। तो आज हम फिजियोथेरेपिस्ट से ये जानेंगे कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सेहतमंद कैसे बना सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी को किस तरह सेहतमंद बनाया जा सकता है। और अगर आप लोग भी सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर हसनैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, रीढ़ की हड्डी की जो कह लें कि उसकी एक तो वैल्यू समझना, दूसरा उसका इम्पैक्ट हमारे जिस्म के ऊपर किस तरह का है और उसकी सेहत का ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल इस तरह से है। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी जो बॉडी है उसका पूरा वेट हमारी स्पाइन ने बेयर करना होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की बेस है, सतून है, तो हमारी बॉडी की जो बेस है जिसने हमारी पूरी बॉडी वेट को बेयर करना है वो हमारी स्पाइन है। अब हमारी स्पाइन की हम बात करते जाएं तो इसको सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और हर सेगमेंट की अपनी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ वर्टिब्रा हमारी अपर बॉडी की मूवमेंट्स को बेयर करते हैं, कुछ लोअर की। लेकिन इसमें अगर हम बात करते चलें तो स्पाइन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर कोई माइनर सी भी इंजरी आई है या कोई माइनर सा भी इशू आया है तो उसकी वजह से कोई
बड़ी डिसेबिलिटी आप में आ सकती है। ओह, कि मतलब हल्की सी भी माइनर सी इंजरी बिल्कुल भी इसी अगर तरह। आपकी स्पाइन में आ जाती है, रीढ़ की हड्डी में आ जाती है, तो वो बड़ी डिसेबिलिटी की तरफ बिल्कुल आपको इसी तरह। लेकर जा सकती है। अब कहा जाता है कि स्पाइन जो है ना, एस की शेप की है, इसलिए उसको स्पाइन कहा जाता है। तो उसके लिए अब जैसे आपने कहा कि हर मूवमेंट के लिए एक अलग वर्टिब्रास जो है हमारे स्पाइन के अंदर है, बट यूजुअली हमने देखा है कि जो लोअर बैक है ना, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को या ख़वातीन को ख़ास तौर पर दर्द होती है। ऐसा क्यों है? अब हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो आके हमारे जो लास्ट वर्टिब्रास हैं उन पे आता है। अब लास्ट वर्टिब्रास की जब हम बात करें तो L4, L5 और S1 वर्टिब्रा है। हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अगर कोई भी बंदा MRI करवाता है तो उसको मेजरली यही कहा जाता है आपके L4, L5 का इशू है। अब क्यों? क्योंकि आपके सारे वर्टिब्रास का जो वेट है वो एट द एंड आके L4, L5 और S1 पे आना है। मेजरली L5 और S1 की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जितने भी सेगमेंट हैं, हर वर्टिब्रा अपनी जो मूवमेंट उनको बेयर कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर वाले वर्टिब्रास का भी वेट आता है। और दूसरी एक जो रीज़न मेजरली हमारे यहाँ देखने को मिलती है, जिसको हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं, वो मोटापा है। अब मोटापे इसमें किस तरह से है, जब एक इंसान मोटा होता है तो सारा उसका बेली फैट की वजह से वेट इंटीरियर साइड पे होता है, आगे की साइड पे उसका वजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पाइन आगे की साइड को कर्व में ज़्यादा आ रही होती है और पीछे की साइड से उसका कर्व जो है वो बढ़ रहा होता है। तो इसीलिए उसको लो बैक बड़ी कॉमन है। ठीक है, मतलब हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो इसी सकती तरह हैं। सही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों की डेफिशिएंसीज की वजह से भी ये लोअर बैक या स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, या दर्दें जो है वो बढ़ सकती हैं स्पाइन से रिलेटेड? बिल्कुल इस तरह। हम अगर मेल और फीमेल पेशेंट्स को डिवाइड करें तो मेल पेशेंट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में ये इशू ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, सारा वेट जो है वो इंटीरियर साइड पे होता है, जिस वजह से स्पाइन में आगे की तरफ वेट ज़्यादा होने की वजह से लो बैक पेन उनमें बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हमने देखा होगा सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद फीमेल में बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें हमारे यहाँ एक मिथ है, वो कहा जाता है कि आपको स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगा है कमर में, इस वजह से उसकी वजह से है। कुछ केसेस में हम कह सकते हैं उसकी वजह से आती है, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं मौजूद। लेकिन उसकी वजह से भी पेन आती है, लेकिन मेजरली जो है, अब एक बच्चा है, उसकी विटामिन डी है, उसकी कैल्शियम है, उसकी मैग्नीशियम है, तो वो माँ की बॉडी से ही पूरी हुई है। तो जिस वजह से माँ की बॉडी में उन चीज़ों की कमी होती जाती है और हमारे यहाँ डाइट उस तरह से नहीं ली जाती, जिस वजह से आप में बैक पेन या बोन वीकनेस या L4, L5 का डिस्क बल्ज वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। लेकिन जो पोस्टर गलत है, जो हम इस तरह करके ले डाउन होकर बैठे हुए होते हैं, फिर हम अपने जो शोल्डर्स को झुका के बैठे हुए होते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो गलत पोस्टर्स का है, इसका नुकसान कितना है हमारी स्पाइनल के ऊपर? अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि यंग एज में जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना, इसका आफ्टर 25, 26, आजकल तो आफ्टर 20 हमें देखने को मिल रहे हैं सिम्टम। होता क्या है, बच्चे लेट के लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेट के मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और सिटिंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हम 12 घंटे बैठे रहे हैं, 14 घंटे बैठे रहते हैं, तो उस वजह से क्या है, आपकी लो बैक में बहुत ज़्यादा पेन आती है। और दूसरा इसमें अगर हम एक चीज़ देखें, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक्सरसाइजेस ना होने की वजह से, आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होने की वजह से, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बैक पेन ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, कि आपके जॉइंट्स के अंदर या उन हड्डियों के अंदर मोबिलिटी नहीं बिल्कुल रहती इसी है, तरह। और उसकी वजह से फिर आपकी इन्फ्लेमेशन होती जाती है और वो फिर आपको जो है वो पेन कॉज करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने पेशेंट में देखना होता है कि हमें सिम्टम्स किस तरह के मिल रहे हैं। अब सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है मेरे कमर के निचले मोरों से दर्द मेरी टांग में ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें शैटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसमें कोई भी एक्सरसाइज हम खुद से नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अगर आप अपने तौर पे कुछ एक्सरसाइजेस कर भी रहे हैं घर पे, तो उससे अगर आपकी पेन बढ़ रही है तो आपको उसी टाइम उसे
रोक देना चाहिए। Okay. और इसमें एक और चीज़ की बहुत बड़ी रीज़न होती है, बैक पेन नहीं, वो हमारे हिप रीजन में पेन स्टार्ट होती है, हमें ऐसी लगता है हमारे बैक से पेन आ रही है, और वो मेल पेशेंट्स में बड़ी कॉमन है वॉलेट पीछे पॉकेट में रखने की वजह से। अच्छा, वॉलेट की वजह से? बिल्कुल वॉलेट की वजह से, उसे कहते हैं वॉलेट सिंड्रोम। ओके। क्योंकि वॉलेट जब हम रखते हैं वो बिल्कुल शेटिक नर्व और पिरिफॉर्मस मसल का एक रूट है, हाँ। वहाँ हमारा वी शेप मसल होता है, उसके सेंटर से शेटिक नर्व पास कर रही होती है, और प्रेशर आने की वजह से वो पेन आती है। अगर आपको वो पेन आ रही है तो उसको किस तरह से आपने खत्म करना है? पहले ये बताएं कि जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये सही पोस्चर है? इस तरह हमें बैठना चाहिए? यूजुअली हम लोग इसी तरह बैठते हैं, रिलैक्स होके ना? रिलैक्स होके इस तरह बैठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होके, ना ज्यादा झुक के ना ज्यादा पीछे। और इसमें आपकी चेयर कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है जहां आप बैठ रहे हैं। दूसरे नंबर पे इसमें अगर हम सबसे पहले पिरिफॉर्मस मसल की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, हिप रीजन में अगर पेन आती है, टांग पे टांग रख के बैठे, रखें इस तरह से, टांग पे टांग रख के हम आगे की तरफ को फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ओके, ठीक है। फॉरवर्ड बेंड जब हम करेंगे हमें अपने हिप रीजन में स्ट्रेच फील होगा। ठीक है। जो स्ट्रेच अगर आता है तो आपने इस मूवमेंट को 10 to 15 सेकंड होल्ड करके रखना है, जिससे क्या है आपकी सिम्टम्स कम होंगे। सही है। दूसरे नंबर पे ये सेम एक्सरसाइज आप स्पाइन लाइन में लेट के भी कर सकते हैं। लेट के टांग पे टांग रख के आप उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। ओके। ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं। सिटिंग में हम इसीलिए बता रहे हैं कि कुछ पेशेंट है कार्डिक पेशेंट होते हैं, वो अगर लेट के करें तो उनका सांस खराब होता है। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, वो लेट के नहीं कर सकते हैं, तो वो बैठ के कर सकते हैं। वो बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम एक्सरसाइज करें, टांग को नीचे ले आए, सीधी कर लें टांग को, बिल्कुल टांग को सीधा करके पाँव को अपनी तरफ खींच के, तो हाथ को आप ले जा सकते हैं इस तरह से, फॉरवर्ड बेंड कर इस तरह से। इस तरह क्या है आपकी बैक में स्ट्रेच आएगा। ठीक है, रिलैक्स। इसी तरह 10 सेकंड इसको होल्ड करके रखें इस एक्सरसाइज को। थर्ड वन, इसमें आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपने लेट के अपने दोनों पाँव को इस तरह से हिलाना है, जिसको हम कहते हैं आम जुबान में एंकल पंप्स। एंकल पंप्स हमें अब क्यों जरूरी होते हैं? ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बैक पेन की वजह से शैटिका के सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो वो नी से या आपके पाँव तक ट्रैवल कर रहे हैं। और इसमें दूसरी इन्वॉल्वमेंट होती है आपके काफ मसल की। काफ को क्योंकि सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह आपका दिल खून को पंप करता है, इसी तरह आपके काफ मसल भी पंप करते हैं। तो एंकल पंप जब आप करते हैं, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। अगर कहीं आपके पेन आ रही होती है, ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से समटाइम अगर मस्कुलर पेन है तो वो ठीक हो जाती है। अगर हम दूसरी तरफ आए, एक पेशेंट हमारे पास है, उसको बैक पेन है लेकिन उससे शैटिका के सिम्टम्स नहीं आ रहे, वो कहता है मेरी दोनों साइडें अकड़ी हुई हैं, तो उसके लिए क्या है, खड़े हो जाएं आप। खड़े होके उसने बिल्कुल इस तरह से पीछे को बेंड, थोड़ा सा इस तरह से। अच्छा, इस तरह बेंड करना है? बिल्कुल बेंड करना है। और इसी तरह दोनों हाथ आगे ले जाएं, नीचे को थोड़ा, बिल्कुल। अगर आपको शैटिका के सिम्टम्स नहीं आ रहे, ठीक है, शैटिका के सिम्टम्स नहीं है, बट आपकी लोअर बैक जो है दोनों साइडों से स्टिफ हुई हुई है, ये जगह और ये जगह आपकी स्टिफ है, इधर आपको कोई पेन नहीं आ रही, इस तरह इनकी काफी ज्यादा स्टिफ है। तो ये जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं बैठ जाएं, उनमें बहुत ज्यादा और जरा बता भी दें लोगों को, ये जो L4 और L5 की जो पेन है वो कहाँ पर हो रही होती है, ताकि लोग जरा डिफरेंशिएट कर सकें। हमारे L4 L5 की पेन L4 यहाँ पर L5 और S1 वर्टिब्रा, ये 3 वर्टिब्रा है आपकी कमर के। अगर बिल्कुल जिसको हम कहते हैं टेल बोन से अगर थोड़ा सा ऊपर आपको पेन हो रही है, तो इसका मतलब L4 L5 और S1 वर्टिब्रास की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अभी उसके साथ अगर हम बात करते चलें, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें कोई ट्रोमेटिक इवेंट होता है। सपोज आप गाड़ी में जा रहे हैं, एकदम गाड़ी कहीं हिट हुई है, झटका लगा, उस वजह से भी बैक पेन आती है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले MRI करवानी चाहिए। MRI एक बैक की कंडीशन के लिए, आपके इनिशियल असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप बिल्कुल सिटिंग में बैठें, स्ट्रेट बैठें और अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाएं, कंधों को इस तरह से, शोल्डर श्रग, रिलैक्स। ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास के लिए जरूरी है, कमर के ऊपर वाले मोड़े जो हैं, रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर इसको करके आपने 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। अब इसको हम क्यों करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंजरी हो उसकी वजह से ही वर्टिब्रास के अंदर इशू आए। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से हमारे ये जो अपर सर्वाइकल के मसल्स होते हैं, जिसे हम अपर ट्रैप कहते हैं,
ये मसल हमारे स्टिफ हो जाते हैं। ओके। और इनकी स्टिफनेस फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेस की वजह से, या दूसरी इसकी जो रीज़न होती है वो होता है नींद पूरी ना करना। नींद पूरी ना करने की वजह से भी हमारी इसी जगह पे स्ट्रेस आता है, और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें ये कम नहीं होगा जब तक आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे। अच्छा। स्ट्रेस को कम करें और साथ इसको श्रग करें, और दूसरे नंबर पे आप मसाज करें इसका। ठीक है। आपको डॉक्टर्स मना करेंगे, लेकिन आपने इस कंडीशन के लिए ऑलिव ऑयल का मसाज जरूर करना है। ऑलिव ऑयल का मसाज, ऑलिव ऑयल का मसाज, जेंटली ऑलिव ऑयल का मसाज करना है अपने मसल्स के ऊपर। अब इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं वापस लंबर वर्टिब्रास पे, तो एक एक्सरसाइज अगर आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है आपकी बैक पे स्ट्रेस आ रहा है और आगे जाके ये सिम्टम्स कॉज कर सकता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सीधा लेट के तो अपनी टांग को ऊपर उठाएं, सीधा टांग करें, दोनों टांगों को, एक टांग, एक जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एक एक करके दोनों को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नीचे, इससे आपके जो थाई के बैक मसल हैं जिन्हें हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, उन पर स्ट्रेच आएगा और आपकी बैक तक वो स्ट्रेच जाएगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो आप लेट के अपनी नीज के दरमियान में, जिस तरह मैंने हाथ रखा है, प्रेस करें, मेरे हाथ नीज को प्रेस करें, जोड़ लें, ठीक इस तरह से प्रेस करें। इस तरह से आप पिलो रख के उसे प्रेस कर सकते हैं। ओके। पिलो को प्रेस करने से क्या होगा, आपके जो बैक के मसल हैं उनके साथ आपके हिप मसल भी इन्वॉल्व होंगे। ओके। अब उसके अंदर अगर हम बात करते चलें, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम सो के उठे थे तो हमारे बैक में प्रॉब्लम। अब उसमें सबसे बड़ी रीजन जो होती है वो हमारा मैट्रेस होता है। आपका मैट्रेस अच्छा होना बहुत जरूरी है। किस तरह का होना चाहिए मैट्रेस? आपका हार्ड होना चाहिए थोड़ा, अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके। जिस तरह हमने शुरू में बात की, हमारी स्पाइन है एस शेप जी, जब हम लेटते हैं तो वो प्रेशर आता है। हाँ। बिल्कुल अगर बहुत नरम फॉर्म होगा तो वो प्रेशर बिल्ड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आ गई वो शेप एस है, वो और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नीचे से डालेगा, जिस वजह से क्या है आपके वर्टिब्रास में स्पेस कम होगी और आपका जो फ्लूइड है वो डिस्टर्ब होगा, तो आपको बैक पेन आ सकती है। मतलब अब डिफरेंट मैट्रेसेस भी हमें मार्केट में मिल रहे हैं, स्प्रिंग मैट्रेस है, दूसरे भी हैं। इसमें आप मैट्रेस देखें जो थोड़ा हार्ड हो, जिसको ऑर्थो मैट्रेस कहते हैं। ऑर्थो मैट्रेस, सेमी ऑर्थो आप लें, ऑर्थो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, सेमी ऑर्थो मैट्रेस लें। और वो लोग, वो ऑडियंस हमारी जो गांव वाली साइड से हैं, जो बेड का इस्तेमाल नहीं, चारपाई का इस्तेमाल, तो उनको चाहिए वो चारपाई को अच्छी तरह से टाइट रखें। ओके, बिल्कुल लूज ना हो, वो टाइट होगी तो आपकी बैक पे स्ट्रेस कम से कम आएगा। ठीक है, मतलब जिनको खास तौर पर स्पाइनल का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, वो जो चप्पल है खास तौर पर फ्लैट्स ना पहने। और अगर उन्होंने वॉक करनी है तो रोड पे उन्होंने वॉक बिल्कुल नहीं करनी, पार्क में करनी है, ट्रैक पे करें, वो ट्रैक पे करें। क्यों? क्योंकि अगर रोड पे करेंगे तो उनकी बैक पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एहतियातें हैं जो कि हमें करनी चाहिए जिनको प्रॉब्लम है बैक का, और जिनको नहीं भी है वो भी एहतियात करें ताकि उनकी बैक जो है ना बची रह सके, उनकी स्पाइन जो है ना वो सही रहे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि आज वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए की और डेमो भी आपको करके दिखाया है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दौर में नौजवान नस्ल बेशुमार दबाव, मुकाबले और जहनी उलझनों का शिकार है। पढ़ाई, कैरियर, सोशल मीडिया और फिर रिश्तों की तवक्कुआत ने उनकी ज़िंदगी को तेज़ रफ्तार और दबाव से भर दिया। मेंटल वेलबींग यानी ज़हनी सुकून और तवाज़ुन सिर्फ बीमारियों से बचाव नहीं, बल्कि एक ऐसी हालत है जिसमें नौजवान मुस्बत सोच रखते हैं, ख़ुद को कबूल करते हैं, मुश्किलात का सामना हिम्मत से करते हैं और दूसरों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात कायम करते हैं। और अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ख़ुद एतमादी की कमी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। तो इस पर हमने आज बात करनी है कि मेंटल वेलबींग का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन से किस तरह बचा जा सकता है, और इसके लिए किस तरह की थेरेपी या फिर हम मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये कंडीशंस बेहतर हो सकती हैं अगर आप
किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार हैं या किसी भी कंडीशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हमजा बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हमजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। डॉक्टर हमजा, नौजवानों में ज़हनी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे और ख़ास तौर पर सोशल प्रेशर भी है, पढ़ाई का, करियर का, फिर जो ताल्लुकात कायम किए जाते हैं उनसे तवक्कुआत का, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। तो उसकी वजह से जो कह लें कि मेंटल वेल बीइंग है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है हमारे यंग जनरेशन की। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने जिस टॉपिक को आज हमारे यहाँ पर मौजू बना है, बेसिकली ये हमारे माशरे का इस टाइम सबसे हॉट इशू है जी। और अगर हम ये कहा जाए कि बेजाना होगा कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो माशरे में हमारी जो ज़रूरत है वो इन चीज़ों को समझने की और देखने की है कि हमारी जो यंग जनरेशन है ये किस तरफ जा रही है और ये क्या चाह रही है। अब मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं, इनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ये कम्युनिकेशन है, वो उस तरह से अच्छी नहीं है। यानी एक ही घर में रहते हुए बैठे हुए बच्चे आपके पास नहीं हैं, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए मोबाइल नेट के ऊपर वो लोग उनके साथ अटैच हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारा आज का जैसे टॉपिक आ रहा है कि हम इसको मेंटल हेल्थ को, इसको वेलनेस को किस तरह से लोगों में इनको शऊर ला सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो ये चीज़ आ जाती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर डिप्रेशन की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की वजह यंग जनरेशन में बन रहा है। वो आजकल 15 या 16 या 12 साल का जो बच्चा है वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा होता है जो उसको 20 या 22 साल की उम्र में जाकर मिलनी चाहिए, ये वो चीज़ें करनी चाहिए। तो जब आप एक ख़यालाती दुनिया में रहते हुए कुछ ज़िंदगी में ऐसे मामला देखेंगे कि जो जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि मैं रेफरेंस दूं तो अभी कुछ माह पहले या कुछ दिन पहले बहुत सारे यूट्यूबर और टिकटॉकर को जब पकड़ा गया और देखा गया कि वो उन्होंने बताया जी हमने ये घर भी बनाया, ये गाड़ी भी की, किससे किया? जिससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फजूलियात की जैसी चीज़ें शेयर करके, तो आप इस तरह बगैर पढ़ाई के भी इस तरह से आप बहुत चीज़ें कमा सकते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे माशरे में बेसिकली हम कोशिश करते हैं बच्चों को नंबर ज़्यादा लाने के लिए। ये बच्चों को मोस्टली मैं ये कहूँगा कि आप जो स्किल्स के तरीके ऊपर लेके आते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं या मुकाबला हालात का करना सिखाते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर वो चीज़ें, वो ऐसी नौजवान नस्लों में वो चीज़ें पाई जाती हैं जिसके वो मुकाबला कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ जो वो जाना शुरू कर दें। अब एक बच्चा क्या करेगा कि जब वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें देखेगा या वो स्कूल में जा रहा है तो वो ये चीज़ देख रहा है कि फलां बच्चा जो है वो उसके पास तो कपड़े इस तरह के पहने हैं या वो इस गाड़ी के ऊपर आया है, मेरी गाड़ी के पास ये गाड़ी इस तरह की नहीं है। तो वो बच्चे एहसास कमतरी का जब शिकार होना शुरू होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स की आपस में जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसमें चंद कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नार्सिसिस्ट पीपल कहा जाता है, ठीक है। अब उन लोगों की जो लड़ाइयों की जो वजूहात होती हैं या उनका जो असरात आते हैं वो बेसिकली आते हैं बच्चों के ऊपर। अब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं मुआशरे में तो फिर वो भी रिएक्ट उसी तरह से मुआशरे में करते हैं कि जिस तरह से वो चीज़ अपने पेरेंट्स में देख रहे होते हैं, और अदम बर्दाश्त और ये चीज़ें बिल्कुल हमारे यहाँ पर नहीं है। अब आप जब एक कंटिन्यूसली एक ही जगह पर बंदा बैठ के, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ आ गई है दुनिया हमारे हाथ में कि हमारे दौर में अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2012 या 13 से शुरू हुआ ज़्यादातर, उससे पहले ज़िंदगी आपकी जो थी वो बागों में थी, आप क्रिकेट थे, आपके पास वक्त ही वक्त था और बहुत ज़्यादा वक्त था। आज के मुआशरे में हमारे पास वो वक्त नहीं है। अच्छा, अब जब आप ये देखेंगे, आप जब मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ आ रही है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप जितनी देर मर्जी आप उसको देखते रहें। अब उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें से जो लाइट्स ब्लू कलर की आ रही है, ये आपका जो मेलाटोन हार्मोन्स है जो नींद को लेके आता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब जब वो मेलाटोन डिस्ट्रॉय होता रहेगा तो डेफिनेटली नींद तो नहीं आएगी आपको। अब आप जब एक बंदा रात पूरी जब मोबाइल देखता रहेगा और 2 या 3 बजे रात सोएगा, सुबह फिर उठ के उसने काम पे जाना है, तो उसमें चिड़चिड़ापन, उसमें एंजाइटी, उसमें स्ट्रेस, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुआशरे में ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हम अदम तवज्जो जो हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती बच्चों पे कि बच्चा क्या चाह रहा है। आप बच्चों को ज़िद के साथ कोई भी चीज़ मनवा नहीं सकते। उनको मनवाने के लिए आपको कम से कम प्रैक्टिकली के तौर पे, क्योंकि आपने तो ज़िंदगी का वैसा गुजारा हुआ है, प्यार से मोहब्बत से वो चीज़ें देख के हम इनकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में बाइपोलर डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं या सिज़ोफ्रेनिया की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इनमें भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हम इसमें आ जाते हैं ना। इसमें बाइपोलर डिजीज़ भी है, सिज़ोफ्रेनिया है जिसमें ड्यूल पर्सनैलिटी जो है वो बच्चे होते हैं या पेशेंट्स होते हैं कि उसको अभी थोड़ी देर में कुछ और कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उनका मूड स्विंग्स चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, आज से अब हम अगर पिछले, मुझे याद है 2020 में कोरोना के दिनों में जब हमने पहला प्रोग्राम यहाँ पर किए थे कुछ, तो हमने उसमें टॉपिक किया था पाकिस्तान में आज से 5 साल पहले
ऑटिज्म के बच्चों को इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, नहीं हाँ। डिक्लेयर करते थे, और तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी दुनिया भर में भी। अच्छा, अब ये मैं कहूँगा दुनिया न्यूज़ को, लाहौर न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने अवेयरनेस इतनी फैलाई अपने प्रोग्राम के थ्रू के लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ऑटिज्म भी कोई बीमारी है। अब कोई बच्चा ये नहीं, पेरेंट्स ये समझने के लिए तैयार नहीं होते थे कि 2 या 2.5 साल के बच्चे को भी एंजाइटी स्ट्रेस हो सकते हैं। नहीं भाई, उसमें ये था कि आज अमेरिका में भी ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेसिकली इसमें वो डिक्लेयर किया है कि हाँ, जो दूसरी एलोपैथिक अद्वियात हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब खवातीन इस्तेमाल करती हैं अद्वियात, तो उससे बहुत सारे जो चेंजिंग्स हैं ब्रेन के केमिकल्स हैं वो चेंज होते हैं, जिससे ऑटिज्म जो वो डेवलप हो रहा है। तो इसमें भी क्या कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑफ जो उसमें आ जाता है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये नहीं कि मौजूदा आपको ही इसमें से कोई स्ट्रेस हो, इसमें आने वाली आपकी जो जनरेशन है हाँ, उसके भी इसके असरात आते हैं। तो क्या किया जा सकता है फिर, जहाँ पर इतना ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा मैं कहूँगी कि वो इसका शिकार है कहीं ना कहीं, अगर वो नहीं भी एक्सप्रेस कर रहा बट अंदर ही अंदर वो इस चीज़ से कोप अप करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को भी, एज ए सोसाइटी हमें भी, और फिर क्या हमें दवाइयों की तरफ जाना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो कभी भी ऐसे दवाइयों की तरफ रेकमेंड नहीं करता। बच्चों में ऐसी चीज़ें जो होती हैं, हाँ बड़ों में हम ज़रूर इनको चीज़ों करते हैं। इसमें जो सबसे चीज़ें हमें फॉलो करनी है वो ये चीज़ करनी है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन का नहीं पता, जब तक वो 3 या 2.5 या 4 साल के, उनको नहीं पता। उनको माँ बाप बताते हैं कि बेटा ये फलाना जो है अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ से आपने खाना खाना है, ये आपको मोबाइल दिया है, ये गाड़ी है। कम उम्र बच्चों को हर चीज़ आप प्रोवाइड कर देते हैं ना, प्यार मोहब्बत में, लाड में ख़राब करते हैं। बच्चे को नहीं पता कि इसके अंदर गेम्स है, बच्चे को नहीं पता इसके अंदर सोशल मीडिया है। हम अपने शॉर्टकट करने के लिए ठीक है ये मसरूफ़ रहे, और हम जो है ये बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, अब उसके ऊपर वो गेम भी खेल रहे हैं, उसके ऊपर वो चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ हो जाती है, ये आदत हो जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे कि उनको एक चीज़ है, उनका बेस्ट फ्रेंड इस टाइम पूरी दुनिया में, बच्चों का क्या, बड़ों का भी सबका मोबाइल फ़ोन है, कि आपका मोबाइल फ़ोन 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपका इंटरनेट उसमें अगर बंद हो गया है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, जैसे आजकल नेट का इशू आ रहा है, तो हर बंदा यही सोच रहा है और कोई टॉपिक नहीं याद। और पता चलता है जब इंटरनेट नहीं होता तो फिर घर वाले आपस में बैठ जाते हैं, वरना टाइम ही नहीं होता, वरना अपने अपने फ़ोन में अपने अपने कमरों में होते हैं। अब आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं कि जिसमें वो बच्चे उस चीज़ों में मसरूफ रह जाएं, बजाय इसके कि अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा करें। अब आप अगर बच्चा सुबह आपका उठ रहा है और उसको आप नमाज पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसको जिम ज्वाइन करा रहे हैं, या वो वॉक करने जा रहा है, या क्रिकेट आधा घंटा, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है ना कि आप उसको जिस तरह से डेवलप करेंगे उस तरह से वो बच्चा ग्रो करेगा। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस तो उस तरह बढ़ेगा कि जब टिकटॉकर और ये दूसरी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देख के मेरी उतनी हैसियत नहीं है और मेरे बच्चे वो कहेंगे नहीं जी हमें तो ये चीज़ चाहिए, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। फिर बाहर जब मुआशरे में उसको उस तरह का कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी तो वो उस चीज़ को बड़े आसानी से अवेल करेंगे कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये चीज़ नहीं दी, मेरी ये फ्रेंड्स मुझे दे रही है। और दूसरा डॉक्टर साहब के यही एहसास कमतरी, यहाँ पर जब एंजाइटी स्ट्रेस में बच्चे होते हैं तो वो फिर ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं। आजकल आपको पता है ड्रग्स का कितना यूजेज बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली वो दिमाग को सुकून देने के लिए चीज़ें ना, जब आप, मैंने बताया ना कि ये स्क्रीन टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इसके दिमाग के लिए, इसके सेहत के लिए आपकी, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं। इसमें चीज़ों में आपकी उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं आती, आप उस तरह से सोच नहीं पाते, आप एक महदूद हद तक जो है वो उस चीज़ के साथ अटैच हैं, और उस दुनिया से, उस विंडो से जब आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज मौसम भी खूबसूरत है, आज हवा भी चल रही है, ग्रीन कलर है, क्या चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को एंजॉय करना हमारे यहाँ पर मुआशरे में छोड़ दिया है। आप मुझे ये बताएं कि आजकल के मुआशरे में बुक्स कौन खोल रहा है, बुक्स को कौन पढ़ रहा है, या किसी और चीज़ का कुरान मजीद का तर्जुमा आजकल वो कहाँ पर लोग ऐसे कर रहे हैं, इतना चीज़ करते ही नहीं। आप ये देखें कितने कितने साइंसदान, कितने कितने जो लोग गुजरे हैं, उन्होंने कितनी कितनी किताबें लिखी, कितनी के पढ़ी हैं। आजकल के मुआशरे में तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में को हमें पता चलेगा कि फ़लाँ बंदे ने इतनी किताब लिखी है। हाँ, कोई बुजुर्ग हजरत हैं या कोई शायर हैं या जो टीचर्स हजरात हैं वो तो इस तरह से चीज़ें को कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मुआशरा और हमारे जो बच्चे हैं, हम जिनको बोलता जाएँ कि ये चीज़ें, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सबसे पहले कहा जाता है कि वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये ज़िंदगी की जो आसाइशें आपको अल्लाह पाक ने मुयस्सर की हैं, उसका सोशल मीडिया के ऊपर जो दिखावा वो ना करें खुदारा। इससे क्यों आप जो हैं आप वही रहें जी, आप कुछ और बनने की कोशिश ना करें। हाँ, फिर आप आधे तीतर और आधे बिटेर बन जाते हैं। अब वो जब चीज़ें ला हासिल, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुआशरे में प्रॉब्लम ये है कि हम ला हासिल के पीछे हर बंदा भाग रहा है, वो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, ये कोई भी चीज़ें हैं,
इस टाइम सबसे ज़्यादा जो वो पाकिस्तान में दवाई बिक रही है वो है एंजाइटी की दवाई बिकती है सबसे ज़्यादा, वो चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या कोई भी हो, आपको उसके सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स पूरे माशरे में जो मिलते हैं एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। नींद नहीं आ रही, अब जब नींद नहीं आएगी तो आपको जो नैरो केमिकल्स हैं ये बेसिकली प्रॉब्लम करेंगे। अब डेमेंशिया है या इस तरह की जो बीमारियां हैं ये पहले सुना जाता था कि कभी किसी को थी, ठीक है, अभी तो आपको हर दूसरे बंदे को है कि जी भूल जाते हैं, कोई चीज रख के भूल जाते हैं, हाँ, शॉर्ट मेमोरी हो गई भी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, और किसी भी चीज़ की जिद्दत है या उसकी ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल उस तरह से किया जा सके वो लिमिट में किया जा सकता है कि अगर आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो हम मेंटल वेल बीइंग ऑफ यूथ के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि ये मसला कहाँ से शुरू हो रहा है, किस तरह शुरू हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम सजने संवरने के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब हम लोगों का कोई इवेंट होता है ना, जो ख़वातीन होती हैं वो बड़ा एहतमाम करती हैं। हमने कहीं इवेंट पे जाना है, वो चाहे शादी हो जाए किसी की, या फिर हमने किसी बर्थडे पे जाना है, या फिर ऐसे ही हमने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर पे जाना है, घर में कोई गेट टुगेदर है, तो ख्याल किस चीज़ का ज़्यादा रखा जाता है जनाब? एक तो हमारा जो ड्रेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है ना वो होनी चाहिए, जो कि हमारी शख्सियत को मज़ीद और ज़्यादा इन्हांस करे। तो ऐसी ही ज्वेलरी आप कहाँ से ले सकते हैं, क्या उसकी आज ट्रेंड चल रहे हैं आज के दौर में? तो इस पर बात करने के लिए ज्वेलरी एक्सपर्ट रमशा अल्ताफ़ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रमशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं हम ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमशा, जिस तरह मैंने बात की है कि हमारे ड्रेसेस में भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं ना हर साल, या विद द पैसेज ऑफ टाइम, या हर सीजन में ट्रेंड्स चेंज होते हैं, इस तरह ज्वेलरी में भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब हम ट्रेंड इतना फोकस कर रहे हैं, सब कुछ है। अब पर्सनली अगर हम देखें तो वेडिंग में जिस तरह से हम कहते थे गोल्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गोल्ड होती थी, सब कुछ है। अब रेट इतना ज़्यादा हाई है। अब जब मैंने स्टार्ट किया अब गोल्ड में, तो अब 445 और 4-5 लाख तक उसका फाइनली उसका वो बता रहे हैं, सब कुछ है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हर कोई डिमांड कर रहा है, सिल्वर में हो, आर्टिफिशियल में हो। और अब जिस तरह हम लोग चाहते थे कि अब डिफरेंट मद्रासी टाइप के सेट हो, अब हर कोई कुंदन में जा रहा है। तो आपके ट्रेंड सेट होते जाते हैं, मतलब अगर हनीफ ज्वेलर हो गया या फरत अली ज्वेलर्स हो गया, अब वो टोटली जो है वो इसमें कुंदन लेके आ रहे हैं। और मुझे आई एम रियली सरप्राइज कि हम लोगों की मदर्स वगैरह कहती थी कि कुंदन नहीं पहनना, मेहंदी पे पहन लो, लेकिन फर्स्ट डे 1 का वो नहीं होना चाहिए, वो तो प्योर गोल्ड होना चाहिए। और एग्जैक्टली लोगों को पता ही नहीं है कि वो गोल्ड की एक डिफरेंट फॉर्म में चला जाता है, टेक्निक डिफरेंट है। वो समझते हैं कि गोल्ड चीज़ है, सब कुछ है, हमने इस तरह के मतलब बाय करना है, सब कुछ है। तो ट्रेंड सेट होता रहता है, जिस तरह माइंड सेट आपका कर दो तो वो ट्रेंड सेट हो जाता है। ठीक है। नहीं तो जैसे कुंदन है, ये भी गोल्ड की ही एक फॉर्म है, या गोल्ड जो है हमें लगता है कि वो अलग है और कुंदन अलग है? हाँ, एक्चुअली बात की है कि जो कुंदन में होता है हम लोगों के उसमें एक ग्लू अंदर लाक होती है, जिसको हम कहते हैं, जिसपे स्टोन स्टे करता है, तो वो उसका वेट होता है। अच्छा। तो उसके जो बाहर आपका लगता है तो वो बहुत आपका लाइट वेट सा कुंदन होता है, सब कुछ है, 22 कैरेट 24 कैरेट में होता है। लेकिन जो आप दूसरे सेट लेते हो प्योर गोल्ड के होते हैं, उसमें आपका प्योर गोल्ड होता है, उसमें मिक्सिंग कुछ नहीं होती, सब कुछ है। तो इसमें वो होता है कि आपका जो वेट होता है वो सारे का सारा उस अंदर जो आपका मटेरियल होता है उसका ही होता है, बाहर गोल्ड का इतना नहीं होता था। लेकिन आजकल जो रेट चल रहे हैं, इवन तो अब अब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली अब मैंने जब से गोल्ड का काम स्टार्ट किया है, एंड आई थॉट कि अब ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन उस तरह नहीं। अगर मैं 6 ईयर या 7 ईयर पहले जो हम कर सकते थे, अब वो वाली चीज़ें बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है। सही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये अब अफोर्डेबिलिटी में आता ही नहीं है। आप 4.5 लाख रुपए पर तोला आप जो है ना वो कहाँ से ले सकते हैं? एक तोले में तो कुछ भी नहीं बनता, अब तो रिंग भी नहीं बनती है एक और तोले एग्जैक्टली ये होता है, हम अब कर रहे हैं कि एक तोले को किस तरह सेट में कन्वर्ट करें। आज जैसे आप कह रही थी कि एक तोले का भी आप लोग बना रहे हैं। एग्जैक्टली अब ऑब्वियसली बात है, जिस तरह ग्राम्स में भी अब शुरू हो गया, हमने स्टाइलिंग को चेंज कर दिया है। जिस तरह आपने देखा होगा
कि हम फॉलो करते थे, क्वीन एलिज़ाबेथ को करते थे कि वो पर्ल्स में जाती थी, वो चीज़ें कम पहनती थी और मतलब रियल स्टोन्स, टूरमलिन और ये पर्ल्स में जाती थी। तो अब वही ट्रेंड यहाँ पर भी आ गया, मतलब कि आई लव द मरियम नवाज की लुक के जिस तरह वो वेयर करती हैं, सब कुछ है वट एवर। अब लोग कहना शुरू कर देंगे पता नहीं ये स्क्रिप्टेड है या सब कुछ है। मुझे उनकी जो लुकिंग है वो मतलब कि वो पर्ल्स को बहुत ज़्यादा करती हैं, वो अच्छा ट्रेंड कैरी फोकस करती हैं, बहुत कपड़ों को करती भी हैं। और हाँ, बाकी चीज़ों मुझे को भी, उनकी हाँ। ड्रेसिंग उनकी अब बहुत हेटर्स आ जाएंगे कि ये पता नहीं क्यों ये स्क्रिप्ट है, सब कुछ है। नहीं, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। एग्जैक्टली आप इंस्पायर्ड करते हो, आप अपनी हर चीज़ को देखते हो। वो एथनिक की ड्रेस भी पहनती हैं, वो ये नहीं है कि वो जी आप उनको ये कहते हैं वो इंटरनेशनली हिट करती हैं, नहीं, वो एथनिक भी पहन के उतनी एलिगेंट लगती हैं जितनी आपको वो पर्ल्स और साथ मैचिंग करके और सब कुछ करते हैं। तो मैंने जिस तरह की अब है तो वो आपको कंट्रोल जिस तरह से करना है, कंट्रोल बजट ठीक है, फ्रेंडली, और इस तरह से मैंने इस तरह से ये माला को मतलब कि हम लेके चल रहे हैं, मतलब अच्छा, कि ये ये वही pearls वाला, की माला, ठीक हाँ है। एग्जैक्टली ये वही वाली ये जो ट्रेंड है हम लोगों ने उसी को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपका रियल मदर ऑफ पर्ल्स के साथ हम गोल्ड के ये बॉल्स और इस तरह से देखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मली भी ठीक लगता है और मतलब ये बजट फ्रेंडली भी है। 1,50,000 2 लाख हमने अपने रेंज कोई मालाज में उसमें रखा है कि अफोर्डेबिलिटी है कि आपने गोल्ड पहना हुआ है और आपको खुद पता है कि आजकल देख लें आप कोई भी डिज़ाइनर आउटफिट देख लें उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 150 है। आप उसमें अगर गोल्ड की चीज़ आप इतने में बाई कर रहे हो सारा कुछ है तो मोर देन बेनिफिट एज कम्पेयर टू द ड्रेसेस एंड द शूज़ एंड बैग्स। और उसके साथ साथ फिर ये वाली चीज़ है, ये भी इसी तरह ही है, प्योर स्टोन्स और प्योर उस चीज़ में इसकी जो है ना वही लेगेसी जो हमारी पहले स्टोन्स में थी, फिर हम लोगों ने गोल्ड किया। इवन तो अक्सर जब भी आउट ऑफ कंट्री या हम लोग बाहर के करते थे तो वो ये कहते थे हमें आप पर्ल्स दिखाएं, हमें आप ये चीज़ें करें, लेकिन यहाँ पर टारगेट डिफरेंट है। यहाँ पे ज्यादा गोल्ड पसंद किया यहाँ जाता है, गोल्ड बाहर वाले पसंद लोग है, पर्ल्स और exactly, इसको ज्यादा पसंद वो करते हैं, वाइट में gold जाते को, हैं, वो हाँ। वाइट में जाते हैं, वो स्टोन जरकन्स में जाते हैं, डायमंड्स में जाते हैं, तो हाँ। पर्ल्स में जाते हैं। यहाँ पर मार्केट थोड़ी डिफरेंट है, तो हमने फिर ऑब्वियसली बात है जब अब यहाँ की मार्केट की भी डिमांड वही हो गई है कि गोल्ड कम हो जाए लेकिन गोल्ड हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हो और सब कुछ है। तो वो ये पहले होता था ना कि सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहा होता था, अब वो कहते हैं थोड़ी सी डेलिकेट भी लगे वो, और सिर्फ हम वो शादियों के लिए ना रख लें, वो एक स्टेटमेंट पीस ना बन जाए, वो हम हर जगह यूज कर लें, हम फॉर्मल डिनर्स पर भी जाएं, हम वो किसी कैजुअली भी आप पहन सकते हो, सारा कुछ है। तो वो इस तरह चीजें चल रही हैं ट्रेंड्स में जिस तरह भी हो, लेकिन जो अब रेट्स हैं अब इतनी मुश्किल से ये दिखाए ना लोगों को कि ये जो है ये जो आपने बनाए हैं, ये मैंने, हाँ ये बटन्स है, हाँ जैसे बटन्स, और मैंने ये भी इनके टॉप्स मैंने खुद पहने हुए हैं, ठीक है, और ये गोल्ड के हैं, हाँ ये गोल्ड के हैं। ये मेक टू ऑर्डर था, जिस तरह आजकल शॉल्स का ज्यादा है, विंटर आ रहा है, हर किसी ने वेलवेट में पहनना है, सब कुछ है, तो ये मैंने इसी तरह ही इनके ये बटन्स हैं, ठीक है, ये गोल्ड के बटन, हाँ ये गोल्ड के बटन्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप सेट बात कर रही थी, ये डबल टोन में सेट है, सब कुछ है, ये अराउंड ये 2 तोले में ये हम लोगों ने इसको की है। अच्छा, हाँ, तो फिर उसकी आपकी ये हो जाती है कि आपका ये थिकनेस कम हो जाती है। आपका गोल्ड तो वैसे ही एक जो है वो सबसे ज्यादा मतलब हैवी होता है, सही आपकी सिल्वर और सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो थोड़ा हैवी होता है, तो इसकी हैवी तो ये रहता है कि फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली बहुत मुश्किल से सेट करना पड़ता है, क्योंकि अब देखिए अब अगर ये भी लेते हैं तो 6 लाख 7 लाख उसमें ये चला जाता बनता है, सही है। exactly. मतलब अभी ये सिर्फ इतना सा जो है ये इसके साथ की इयरिंग्स भी हाँ है, एग्जैक्टली, इसके साथ की इयरिंग्स भी हैं इसके वाले, तो ये मैक्सिमम 2 में और मतलब 2 तोला के 2 तोले में बन जाता है। हम हमने स्टार्ट कर दिया कि ब्राइडल को हम इस तरह से करेंगे, और एक फॉर्मल हो गया, या आपका एक लाइक आपका ब्राइडल नहीं जाता, आपका सेकंड टाइम का या थर्ड टाइम का जाता है, तो उसको हमने पर्ल्स में और उस चीज में कन्वर्ट कर और इस तरह के छोटे छोटे डेलिकेट से बड़ी ज्वेलरी होती है ना, तो वो आप फिर बाद में भी पहन सकते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अपनी शादी पे पहने और बाद में वो पड़ा है आपकी कबर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, वो यूजलेस हो गया है। किसी की ख्वाहिश भी होती है कि हम भी अच्छा सेट पहने, अपनी ज्वेलरी पहने अपने जो है कपड़ों के साथ, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास वो हमने शेयर किए हैं। रमशा अल्ताफ हमारे साथ मौजूद थी, ज्वेलरी एक्सपर्ट है। रमशा, थैंक यू सो मच कि आप आई और हमसे बात की है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दुनिया भर में लाखों ख़वातीन रोज़ाना अपने घरों में ऐसी बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ निभा रही होती हैं जिन पर ना तो उन्हें कोई इंसेंटिव दिया जा रहा होता है, ना ही अक्सर मुआशरती तौर पर उन्हें कोई ख़ास अहमियत दी जाती है, ना तवज्जो दी जाती है। खाना पकाना, सफाई, बच्चों की परवरिश करना, घर के बुज़ुर्गों का ख़याल रखना, ख़ानदान की फलाह व बहबूद करना, ये सब काम नहायत अहम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी मेहनत को अमूमन काम ही नहीं समझा जाता है। हालांकि घरेलू ख़वातीन की मेहनत ना सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि हमारे पूरे मुआशरे की एक बुनियाद होती है। उनकी मेहनत बेआवाज़ सही मगर उसके असरात हर दिल, हर घर, हर नस्ल पर होते हैं। लिहाजा ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी खिदमात को फ़र्ज़ नहीं बल्कि मेहनत समझें और उस मेहनत को वो इज़्ज़त और वो पहचान दें जिसकी वो वाकई हकदार होती हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ घरेलू ख़वातीन की मेहनत की कदर क्यों नहीं की जाती है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नबिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं करम अल्लाह की ज़ात का, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिया, क्या वजह है कि ख़वातीन की मेहनत की कदर नहीं की जाती और अगर घरेलू ख़वातीन हों तो उनकी तो मेहनत को वैसे ही रायगा कर दिया जाता है, उनको लगता है कि भाई ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने निभानी है। नहीं, देखिए, घर जो है ना वो एक पूरी सल्तनत है और घर को संभालना इतना आसान काम नहीं होता। घर के अंदर ही 100 काम होते हैं जिसमें सिर्फ किचन की बात नहीं होती है। आपने तमाम रख रखाव, ईंटों से तो घर नहीं बनते, ईंटों से तो मकान बनता है। मकान को घर एक औरत बनाती है और जब एक औरत जो है वो मकान से घर में उसको तब्दील करती है तो वो उसकी हर दरो दीवार से लेकर उसमें बसने वाले तमाम तर लोगों की ख्वाहिशात तक हर तरह से उनको अकोमोडेट करती है। आप देखिए हमारी अम्मियाँ जी, बड़ी बहनें, वो किस तरीके से जो है वो घर को संभाल के रखती हैं कि छोटी बहनों को फिक्र भी नहीं होती। हर चीज़ डेकोरेट आपकी जो है वो जगह पर मौजूद होगी, खाना आपका जो है वो टाइम पर आपको मिल रहा होगा। यानी मौजें छोटे लोगों की, ये सारे छोटे बच्चे जितने भी घरों में रहते हैं, छोटी बहनें हैं, भाई हैं, उनकी मौजें क्योंकि बड़े मौजूद हैं। देखिए, जिस घर में माँ मौजूद है, जिस घर में बड़ी बहन मौजूद है या जिस घर में बड़ी भाभी मौजूद है, ये वो ख़वातीन हैं कि जो मैं इनको कहती हूँ कि ये अपने घर की मलकाएं हैं। और एक मलिका का काम जो है वो सिर्फ काम करना या अपनी सल्तनत की हिफाजत करना ही नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि जो वो कर रही है, जो वो एफर्ट्स दूसरों के लिए कर रही है, उसको भी सराहा जाए। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो लोग काम करते हैं उनके काम को सराहा नहीं जाता है। और खासतौर पे औरत को ये कह दिया जाता है कि कोई नहीं, तुम तो घर का काम कर रही हो, डजंट मैटर। और खासतौर पे कहा जाता है कि ख़वातीन को कि उनका काम जो है वो उनकी जिम्मेदारी है और मर्दों का काम जो है उसको कामयाबी समझा जाता है। नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो होती है लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं तो फिर घर कैसे चलेगा? वो जिम्मेदारी निभा रही है तो घर चला रही है ना। जितना मर्द एक बाहर जाके मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, इसी तरह एक औरत अपने घर में मुशक्कत कर रही होती है। मैं तो उस औरत को जो घर में किचन में खड़ी है, खाना बना रही है, गर्मी है और गर्मी के मौसम में आप देखें कि इतना खाने बनाने का और ये सब चीज़ें आपकी फैमिली ज़्यादा हो, इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप जब एक ऐसी आग के पास खड़े होते हैं ना जिसकी तपिश से आपकी स्किन और बाल जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो ये हर खातून जो है वो ये अपना कुर्बानी दे रही होती है। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में इवन कि आप जब बर्तन धोते हैं, जाहिर है आपकी स्किन भी हाथों की डैमेज होती है, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। आप देखिए उन खवातीन को कि जो घर में सारे घर को संभाल रखा है, पूरा किचन संभालती हैं, उन्हें अपनी फिक्र भी नहीं होती, परवाह भी नहीं होती, अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देती हैं। वो मर्द हजरात भी उनकी तरफ तवज्जो देना इसलिए छोड़ देते हैं। मैं इसलिए हमेशा से कहती हूँ कि एक औरत जो है उससे काम उतना ही लें जितनी उसकी कैपेसिटी है। माँ है तो माँ के साथ बेटी एफर्ट कर ले, कोई भाभी है घर में तो वो उनके साथ जो है वो काम करवा दे। एक बंदे पे, एक औरत पे पूरे घर का काम ना छोड़ें। एक औरत को आप बीमार कर देंगे, वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपनी आखिरी दम तक जो है ना कि जी हमें तो इनके हाथ का ही खाना पसंद है, वही खाना बनाएगी। खाना बनाना एक बहुत बड़ा फन तो है ही है, लेकिन खाना बनाना एक बहुत बड़ी मुशक्कत भी है। सब्जी काट रहे हैं आप, गोश्त हो रहे हैं, उसके बाद आप मसाले भून रहे हैं, फिर आप जो है वो आधा पौना घंटा लगा के जो है वो खाना बना रहे हैं। इतना आसान काम है खाना पकाना।
आप लोगों ने खवातीन को मतलब इतना और easy लिया हुआ सिर्फ है। एक टाइम का खाना नहीं बनता ना जी, एक टाइम सुबह का नहीं नाश्ता बनता, अलग, बिल्कुल, बिल्कुल। दोपहर को खाना अलग, सबके फिर मूड आपको अलग। हाँ फिर आपको रात को कुछ और चाहिए खाने के लिए, फिर उसके दरमियान स्नैकिंग के लिए कुछ और चाहिए, और वो भी चाहिए। घर की खवातीन से ही देखिए आप ना, मांग रहे बच्चों के होते मूड हैं। कुछ और है, हाँ, बड़ों के मूड बड़ों कुछ के और मूड है, कुछ और बुजुर्गों है, के मूड कुछ और बुजुर्गों के है, मूड और कुछ और सबके है। मूड के मुताबिक उन्होंने खाना बनाना होता है। और कौन है वो? सिर्फ एक औरत है एक घर में। औरत ने तैयार करनी होती है ये चीजें बहुत सारी। बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि मैं हाथ चूम लूँ ऐसे औरतों के जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। यकीन करें, मुझे घर गृहस्थी वाली खवातीन वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद है, और मैं ऐसी ही औरतों को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी लिबरल औरतों को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करती कि जो ये समझती हैं अब मैं बाहर भी जाती हूँ, काम भी करती हूँ, एक वर्किंग लेडी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किचन में नहीं जा सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना नहीं बना बिल्कुल ऐसा ही सकती। है। मैं अपने बच्चे के लिए भी, वैसे घर वालों के लिए भी। हालांकि ऐसी खवातीन का किरदार जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा burden और होता वो है। कोई कमतर नहीं हो जाता है। हाँ, बिल्कुल कि ऐसे अगर ही है। आप घर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, और घर आके भी हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आपका किरदार इससे कोई कम नहीं हो जाता है, या असल आपका में मुकाम कम आजकल नहीं हो खवातीन जाता। ना जो हमारी यंगस्टर्स हैं या वैसे, उनकी कोशिश ये होती है कि हम घर में ज़्यादा काम लेकिन ना फिर करें। उसकी वजह ये भी हो सकती है ना डॉक्टर नबिया, कि घर में जो बाकी हजरात होते हैं या मेल मेंबर्स होते हैं, खासतौर उनको पर भी मदद वो करनी कदर चाहिए। नहीं कर रहे होते हाँ, ना, मदद करनी चाहिए। वो कदर नहीं करते, वो अप्रिशिएट नहीं करते हाँ, उनकी एफर्ट्स को, तो ऐसे वो ही है। कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम असल बाहर में भी कमा देखिए, के आए, घर भी आगे करें। आप एक कोई खाना बना रही हैं, आप डेली खाना बना रही हैं, हाँ। लेकिन आपके खाने की कोई तारीफ कोई नहीं करता। तारीफ नहीं कर रहा, तो लिटरली आप दिल ही नहीं effort करता। देख ही नहीं रहा, हाँ। तो वो अगला बंदा भी परेशान हो जाएगा, वो औरत भी परेशान हो जाएगी कि मैं कभी कोई अच्छा काम नहीं करती, या मैंने कभी कोई अच्छा खाना नहीं बनाया। तो अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, एक साइकोलॉजिकली एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना मैं होता है। कहती हूँ कि ये जितने भी मर्द हजरात हमें देख रहे हैं, बेशक स्टूडियो में ही हमें देख रहे हैं बिल्कुल। या कैमरे के पार हमें देख रहे हैं, आप अपनी बेगम के सिर्फ हाथ के बने खाने की तारीफ कर देना, बिल्कुल किया उसका करें। पूरा दिन बन जाता है। बिल्कुल किया आप करें। समझे कि उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। असल में देखिए, कुछ खवातीन बहुत सुगड़ होती हैं, हाँ। उनके खाने से लेके प्रेजेंटेशन तक। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, खाने के टेस्ट से लेके और मेरे लिए खाने की टेबल की प्रेजेंटेशन हाँ। तक, ये एक औरत का सलीका बहुत काउंट वो करता है। बताता है कि आप कितने सलीकामंद कितना औरत है वो। देखिए, एक आप सैलेड बनाते हैं, आप उसे सादी सैलेड भी रख सकते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। लेकिन अगर आप उसकी डिजाइनिंग करके रखते हैं, आप एक सालन बनाती हैं और उसको वैसे ही डोंगे में वैसे डाल भी के भी रख रख सकती सकते हैं, हैं, हाँ, लेकिन उसको अगर आप अच्छे उसे तरीके से प्रेजेंटेशन से present रखती करना। हैं तो आप एक सलीका शुआर औरत हैं। और खाने का रास्ता कहते हैं ना, अक्सर मर्द जो वो मैदे के जरिए हाँ। से होके गुजरता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। हाँ। पाकिस्तान में लोग खाने के पीछे कुछ भी कर सकते हैं और घर वाले अच्छा खाने के लिए टीसी भी कर सकते हैं, लेकिन खवातीन को अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक बाहर है। किसी कुक को अप्रिशिएट कर देंगे, हाँ, किसी बाहर शेफ जाके को। रेस्टोरेंट में खाएंगे ना तो कहेंगे वाह वाह क्या खाना क्या बना है, खाना? लेकिन घर में आपकी बीवी इतनी थक हार कर और इतना मजे मजे के खाने बनाएंगे तो आप उनको अप्रिशिएट ही नहीं कर सकेंगे कि क्या अच्छा तुमने आज खाना नहीं, बनाया, आज बहुत से मजा बहुत आया सारे खाना मर्दों को खाने का। चाहिए कि अपनी बेगमात की तारीफ किया करें। अपनी बेगम जो आपके लिए खाना बनाती हैं या जो आपके लिए उनकी, एफर्ट हाँ। करती हैं, बच्चों को भी चाहिए कि अपनी माँ अपनी की माँ जो की है जो वो है तारीफ appreciate करें, करें, और हाँ। बहनों को भी चलिए। चाहिए कि अपनी बहन की तारीफ करें। खातून के ऊपर ज़्यादातर जिम्मेदारी होती है कि घर तुमने ही चलाना है, ये जो सोच है अभी भी पनपती है। हाँ। तो इस तरह में एक हस्बैंड उसका ख्याल कैसे, अगर खातून अगर चले किचन में एक काम करिए तो हस्बैंड दूसरा काम कर सकते हैं कर ना सकते उसके हैं, साथ? बिल्कुल। आजकल के हस्बैंड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, और जो है वो लड़कों को खाना बनाना भी आता है और सब हाँ। चीज़ें भी आती हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप अपनी मिसेस के साथ किचन में खड़े होकर कोई काम करवा रहे हैं, या चले आप कोई छोटा मोटा काम उसके साथ जो है खुद वो करें, खाना ठीक है, रखवा रहे हाँ। हैं, कोई बर्तन धो देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। मर्द हजरात कोई ये वाला काम करते हैं बुरा नहीं लगते। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। मेरी फैमिली में मतलब मेरे कज़न्स वगैरह जो हैं लड़के बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। इवन मेरे भाई, मुझे अक्सर औकात जब मैं सुबह सुबह उठ के जब आती हूँ तो मेरे भाई मुझे जो है वो नाश्ता बना के जो है वो अक्सर अच्छा। औकात दे रहा होता है। भाभी तो करती है, लेकिन भाई को ये होता है कि आप ही जो है वो बगैर नाश्ते के ना चली जाए किसी तरीके से। और भाभी तो वो अभी उसने मुझे मैसेज किया, आज मैं आ गई थी तो मैं नाश्ता नहीं करके आई, तो मुझे कहती है आप बगैर नाश्ता किए चली गई हैं। ये होती है एक औरत की घर गृहस्थी, कि आप सारे घर वालों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना, ये एक औरत ही कर सकती है। एक औरत की एफर्ट, अब अगर मैं उसको अप्रिशिएट ना करूं कि तुम जो है वो इतनी एफर्ट कर रही हो, उसको गिफ्ट देखिए, एक औरत को अगर आप गिफ्ट दे देते हैं, उसको आप अच्छे कपड़े ले देते हैं, वो उसी में खुश हो जाती है। बिल्कुल मर्द हजरात को ये चाहिए और औरतों को भी ये चाहिए कि अगर आपका कोई दिल कोई चीज़ कर रहा है खाने को, इवन खवातीन जो खुद पका के खिला रही होती है ना, हाँ, खुद नहीं उन्हें कोई खाती हैं पका वो। के खिलाने वाला नहीं होता,
उनका अपना और दिल जब अच्छी कर रहा चीजें होता वो है। दूसरों के लिए रख लेती हैं हाँ। और अपने लिए कहती हैं कोई बात नहीं, हम हमारे बच्चे खा लें या हस्बैंड खा नहीं, ले, नहीं, नहीं, नहीं। हम बाद में खा लेंगे। नहीं, अच्छा मैं आपको 3 चीजें जो समझाना जी, चाहती जी, हूँ। जरूर। देखिए, एक शेर जो है वो जंगल का बादशाह है। वो जंगल का बादशाह क्यों है, जबकि उससे ताकतवर तो और भी लोग वहाँ पे जानवर जो है वो मौजूद हाँ। हैं। जिराफा देखें उससे कितना बड़ा हाँ, है, हाथी फिर हाथी देखें उससे कितना जो है वो ह्यूज है, लेकिन दिमाग नहीं है, सोचने की और शिकार करने की वो सलाहियत नहीं है, इसलिए वो जंगल का बादशाह नहीं है। एक औरत घर की मलिका है। वो घर की मलिका क्यों है? क्योंकि एक औरत के पास कैपेसिटी है। मर्द को जो है वो किचन का काम या घर का काम नहीं सौंपा गया। 3 चीजों का ख्याल रखना औरतों ने। अगर आप अपने घर में अपनी सल्तनत में जो है वो अपनी मनवाना चाहती हैं, सबसे पहले मैं 3 आपको शेर की खासियतें बता रही हूँ कि पहला आपने अपने खौफ पे काबू पाना है। ठीक है, कि आप जिस चीज से भी आपको खौफ है ना कि फलां क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो ये क्या कहेगा। दूसरे ये कि अपनी जगह को पहचाने कि आपके घर में प्लेस क्या है। अगर आप समझती हैं कि आपकी प्लेस वो नहीं आपको मिल पा रही है तो अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। तीसरी खास बात ये कि आपके घर में जो है वो नेगेटिव फोर्स कौन सी है, दुश्मन कौन है, असल दुश्मन को पहचाने, सबको टारगेट ना करें। तो ये, और चौथी एक और खास बात बता दूं कि दोस्त बना के रखें, अपनी एक टीम बना के रखें। शेर जब भी शिकार करने निकलता है ना या टारगेट करने निकलता है तो उसकी एक टीम होती है। घर में ना कोई एक टीम बना के रखें जो आपके खिलाफ ना हो बल्कि आपके हक में हो, आपका साथ दे। एग्जैक्टली, ये औरतों को लाजमी चाहिए कि ये काम करें। डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आई, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।